नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पीटीज आईएएस एकेडमी करंट अफेयर और एडिटोरियल एनालिसिस सीरीज में। आज हम ले रहे हैं हमारा 48वां सेशन 20 अगस्त और ये रहे हिंदू अखबार के 4 एडिटोरियल्स। सीरीज में आपको मज़ा आ रहा है। आई होप आपकी बहुत अच्छे से पढ़ाई चल रही है। ऑलमोस्ट 200 एडिटोरियल्स अभी तक मैंने आपके साथ पूरी तरह से एनालाइज कर दिए हैं। सभी एग्जाम्स में सिंसियर स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। आज 20 अगस्त है। ये रहा आज का हिंदू अखबार का एडिटोरियल और ऑप-एड पेज, और ये रहे 4 लेख जो मैं लूँगा। मेरी कोशिश होती है कि आइडियाज़ रिपीट ना हो और जो भी हम पढ़ें वो एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट हो। तो मुझे लगता है कि ये 4 आज के लिए रेलेवेंट होंगे। शुरू कर सकते हैं। तो ये रहा प्यारे दोस्तों आज का पहला हमारा एडिटोरियल एनालिसिस। सब कुछ हिंदी में भी मैं आपको दे रहा हूँ। कोशिश है कि आपको मज़ा आए, लेकिन आपको मज़ा तब आएगा जब आप इनकी समरीज भी लिख के कमेंट थ्रेड में अपने शब्दों में बताएंगे। हिंदी में भी लिख सकते हैं। पार्टिसिपेशन अपना थोड़ा सा बढ़ाओ, टीचर को मोटिवेशन दो भैया थोड़ा सा। प्रीलिम GS2 GS3 ऐसे में काम आएगा। ऑप्टिमिस्टिक असेसमेंट। हिंदू अखबार ने आरबीआई पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि जो अभी हाल ही में अगस्त महीने में एक स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट इन्होंने जारी की है, उसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा फिगर्स की बटरेसिंग कर दी है और बहुत ज़्यादा सच्चाई को छुपाने की कोशिश की है। तो ऐसा क्यों, आइए देखते हैं। आरबीआई इज मेकिंग द रॉन्ग चॉइस। आरबीआई कुछ अपने विकल्प गलत चुन रहा है। तो कौन से विकल्प हैं देखते हैं। हाल ही में अगस्त में आरबीआई ने अपनी मंथली स्टेट ऑफ द इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था की वर्तमान परिस्थिति क्या है उसकी जो रिपोर्ट है, उसमें एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक, एक गुलाबी तस्वीर पेश कर दी है भारतीय अर्थव्यवस्था की। कुछ दिनों पहले मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो रिपोर्ट 6 अगस्त को छपी थी, इनकी वेबसाइट पर आई थी, उसने ये कहा था एग्रीगेट डिमांड का परिदृश्य धीरे धीरे सुधर तो रहा है लेकिन है कमजोर, और पैंडेमिक के काले बादल एग्रीगेट डिमांड पर छाए हुए हैं। जिन छात्रों को ध्यान नहीं, मैं आपको याद दिला दूं, एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आगे बात समझ में। तो अगर 6 अगस्त की एमपीसी रिपोर्ट में यह बोला था कि जीडीपी की हालत खराब है, तो आज 20 अगस्त की स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट में अचानक से सब कुछ ठीक कैसे हो गया? समझ में आ रहा है आपको? अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें एक स्टेटमेंट छपा है, अनलॉकिंग एंड वैक्सीनेशन ने एग्रीगेट डिमांड को पुशअप कर दिया है। मैन्युफैक्चरिंग जो है वो अपने खराब समय से पलट कर अच्छे समय की ओर मुड़ गया है, और सर्विसेज में जो संकुचन हो रहा था, कॉन्ट्रैक्शन, वो अब बहुत कम हो गया है। कॉन्ट्रैक्शन तो है लेकिन बहुत कम है। मतलब 3 अच्छी बातें लेटेस्ट रिपोर्ट ने बता दी। और ये 3 अच्छी बातें किन चीज़ों के दम पे बताई? बेसिकली इनका कहना है हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं, ई वे बिल्स, टोल कलेक्शन, फ्यूल कंजम्पशन, ऑटोमोबाइल डिस्पैचेस एंड रजिस्ट्रेशंस, रेल फ्रेट वॉल्यूम, ये सारे हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स को स्टडी करके हमें पता चल रहा है कि सब कुछ ठीक है, अच्छे दिन आ गए हैं। हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर ये थोड़े से याद रख लीजिएगा, उच्च आवृत्ति संकेतक, ठीक है? ये ध्यान रखना है, जो कुछ बताए हैं ये काम आएंगे आपको। आरबीआई ने बेसिकली CMIE, महेश व्यास की कंपनी है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, उसका डेटा उठा लिया और उसमें भी बताया था कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट फिलहाल 9.1 से गिर के 6.95% हो गया, और खासतौर पे रूरल में बहुत गिरा अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो ये तो अच्छी बात है। तो आरबीआई ने CMIE का डेटा उठा के ये दावा कर दिया कि रूरल सेक्टर तो बहुत ही मस्त जा रहा है और कृषि के जो अभी आगे प्रोस्पेक्ट्स हैं एकदम से चमकीले हो गए हैं। ये पूरा गलत एनालिसिस है, क्योंकि CMIE ने खुद अलग से ये बात बोल दी थी कि जितने भी नई नौकरियां पैदा हुई हैं वो बहुत ही कम गुणवत्ता वाली नौकरियां हैं, और ये ग्रामीण क्षेत्रों में अनपेड फैमिली लेबर बढ़ा है, और जो हाई क्वालिटी सैलरीड जॉब्स हैं वो तो 32 लाख से कम हो गए हैं। तो आरबीआई ने तो पूरा इंटरप्रिटेशन ही गलत दे दिया अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में। आपको बात समझ में आ गई? और अभी अचानक से नौकरियां बढ़ने की, फार्म लेबर जो बढ़ा क्योंकि खरीफ की बुवाई लेट हुई। आपको पता ही है इस साल मानसून ने कहीं कहीं स्पेशल और कहीं कहीं टेम्पोरल धोखा दे दिया। वाइल एमपीसी रिपोर्ट कट द जीडीपी ग्रोथ ड्यू टू सम कंसर्न्स, द लेटेस्ट रिपोर्ट इज वेरी साइलेंट। अब एमपीसी ने आने वाले सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर के लिए जीडीपी की ग्रोथ की संभावना में कटौती की थी, लेकिन स्टेट ऑफ द इकोनॉमी की रिपोर्ट जो है वो एकदम चुप है उसको लेके। आरबीआई का जो सबसे महत्वपूर्ण
आदेश है, प्रादेश है, यानी कि मैंडेट है, वो है इन्फ्लेशन, प्राइस स्टेबिलिटी एंड इन्फ्लेशन कंट्रोल। लेटेस्ट रिपोर्ट बोलती है कि हमें बहुत कॉन्फिडेंस है कि जो सीपीआई बढ़ रहा था, सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन, अब वो पीक हो गया है, क्योंकि जुलाई में 0.7% से गिरा है, 70 बेसिस पॉइंट, 0.7%, और गिर के 5.6% हो गया। अरे भाई, पर अगस्त में खाद्यान्नों की कीमतों में और ऑयल्स एंड फैट्स की प्राइसेस में तेजी से बढ़त हुई है, तो आप इन्फ्लेशन को लेके इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं? आरबीआई ने ऑलरेडी एमपीसी में पहले ये स्वीकार किया है कि हम थोड़े से इस बात को लेके चिंता में हैं कि अगर हम इन्फ्लेशन को कम करने के लिए लिक्विडिटी घटाते हैं, रेपो रेट बढ़ाते हैं, पॉलिसी रेट 1% से अगर हम इन्फ्लेशन कट करेंगे तो जीडीपी 1.5 से 2% कट हो जाएगा। आपको बात समझ में आ रही है? ये जो आइदर और गेम खेल रहा है आरबीआई, हिंदू कहता है कि ये बहुत डेंजरस गेम खेल रहे हो, इसमें ना तुम इन्फ्लेशन कंट्रोल कर पाओगे, ना जीडीपी ग्रोथ अचीव कर पाओगे। अचीव कर पाओगे तो स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन, यानी कि स्टैगफ्लेशन, तो ये तो बहुत खतरनाक स्थिति होगी। और आरबीआई बेसिकली अकोमोडेटिव पॉलिसी के नाम पर वो चुपचाप करता चला जा रहा है जो उसको सरकार चाहती है, और ये दुनिया भर की प्रॉब्लम है, लेकिन भारत की इकोनॉमी की स्ट्रक्चरल इश्यूज कुछ अलग हैं अभी। इसलिए हिंदू अखबार का एडिटर ये चेतावनी दे रहा है आरबीआई को कि दादा, इन्फ्लेशन पे ध्यान दो, नहीं तो हम सब स्टैगफ्लेशन में फंस जाएंगे। तो कमेंट थ्रेड में हमें बताइए, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन और स्टैगफ्लेशन और रीफ्लेशन में क्या अंतर होता है? 4 टर्म दे दिए मैंने आपको, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, रीफ्लेशन और स्टैगफ्लेशन। तो अच्छे से रिसर्च कीजिए, कमेंट थ्रेड में हमें बताइए। और ये रही आज की समरी। एक बार जोर से पढ़ो इस समरी को, शक्तिकांत दास जी खुश हो जाएंगे। जोर से पढ़ो, जहां कहीं भी बैठे हो, जस्ट रीड इट अलाउड, और कोशिश करो कि आप भी 1-2 सेंटेंसेस में जो आपने पढ़ा उसकी एक छोटी सी समरी कमेंट थ्रेड में लिखो। समझ में आ गया? वेरी गुड। सेशन को लाइक और शेयर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपने 10 साथियों को चैनल के साथ जोड़ो। आज का हमारा दूसरा लेख जो है बड़ा ही हार्टनिंग लेख है, दिल को खुश कर देने वाला लेख है। हमारी जुडिशरी की ताकत एक पॉजिटिव रूप में इस्तेमाल हो रही है। प्रीलिम GS2, GS3, GS और एसए में और GS4 में भी कुछ हद तक ये पॉजिटिव आपको काम आएगा। लेडीज इन द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस कर्टसी सुप्रीम कोर्ट, हमारी रक्षा सेवाओं में महिलाओं के लिए रास्ते खोलते हुए सुप्रीम कोर्ट के अनेकों प्रयास। बहुत ही बढ़िया लेख है जिसमें ये बता रहे हैं कि पिछले 2 से 3 सालों में सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के ही वजह से नए नए रास्ते भारतीय लड़कियों और महिलाओं के लिए रक्षा सेवाओं में खुलते जा रहे हैं, जबकि रक्षा सेवाएं स्वयं और भारत सरकार बहुत ज़्यादा खुश नहीं है इस बात से। भारत की महिलाओं ने बहुत ही लंबी लड़ाई लड़ी है सेना में समान अवसर की प्राप्ति के लिए। सबसे पहला असली ब्रेक थ्रू आया फरवरी 2020 में, जब सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को बोला कि महिलाओं को शॉर्ट सर्विसेज कमीशन में परमानेंट कमीशन देना शुरू करो। तब तक नहीं मिलता था, पहला। और दूसरा, महिलाओं को कमांड पोस्टिंग देना शुरू करो सभी सर्विसेज में। आप कॉम्बैट में भले ही अभी ना दें, लेकिन बाकी की तो सारे आपको कमांड पोस्टिंग देने पड़ेंगे। उस वक्त जो केस था, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वर्सेस बबीता पूनिया एंड अदर्स, और उसमें उच्चतम न्यायालय ने यह पॉइंट आउट करके बोला था कि ये जो हम निर्णय दे रहे हैं, राइट ऑफ विमेन टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द आर्मी, इससे सुनिश्चित होगा। सेनाओं में बराबरी के अधिकार का जो महिलाओं का अधिकार है, जो संविधान सम्मत अधिकार है, हम तो सिर्फ उसकी पुष्टि कर रहे हैं। लेकिन उस आदेश के बाद भी, जिसको आकर 1.5 साल हो गया, कुछ ज़्यादा संरचनात्मक तरीके से बदला नहीं है। तो महिलाएं जो हैं फिर से सुप्रीम कोर्ट की शरण में पहुंच गईं। अगस्त 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने एक नया डिसीजन दिया। क्या नया डिसीजन दिया? कि जो महिलाएं हैं वो एनडीए की एंट्रेंस एग्जाम्स में बैठ सकती हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी की अभी तक अलाउड नहीं था, केवल लड़कों के लिए था। अभी तक महिलाओं के लिए डिफेंस में एंट्री पॉइंट होते थे इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी OTA। एनडीए नहीं होता था, वो अब होगा। अब जो नया आदेश आया है, लड़कियां बैठ सकती हैं इस परीक्षा के लिए, और अगर वो पास हो गई तो एनडीए में पढ़ाई करेंगी
और उसके बाद इंडियन मिलिट्री एकेडमी जा सकती हैं या नेवल एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी, और फिर कमीशन्ड ऑफिसर बन सकती हैं। तो ये तो परिवर्तन की बहुत बड़ी लहर चल रही है। सरकार ने हाल के मामले में अपना रुख ये बताया कि ये एक पॉलिसी डिसीजन था कि हम भारत की लड़कियों को और महिलाओं को एनडीए की परीक्षा नहीं देने देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आप कुछ भी सोचें लेकिन ये लिंग भेद की नीति है, दिस इज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि आपने एक रास्ता बंद किया ना। अभी जो पिटीशन किसी एक प्राइवेट सिटीजन ने लगाया था उसमें यह कहा गया था कि भैया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 और 19 में वैल्यूज ऑफ इक्वालिटी एंड अलाउिंग इक्वल नॉन डिस्क्रिमिनेटरी अपॉर्चुनिटीज एट वर्क संविधान में ये समाहित किया गया है, लेकिन सरकार की डिफेंस फोर्सेस से संबंधित जेंडर नीतियों में इन चारों आर्टिकल्स का हनन होता है। सुप्रीम कोर्ट ने बात मान ली। ऑल सेट, अभी रास्ता काफी लंबा है। भारतीय सेना में महिलाओं और पुरुषों की बराबरी में अभी तो बहुत साल लगेंगे। प्रधानमंत्री महोदय ने 15 अगस्त के अपने भाषण में सैनिक स्कूलों में भी, जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री चलाती है, लड़कियों की अब एंट्री अवेलेबल करवाने के लिए जो ऑर्डर दिया है, जो घोषणा की कि भैया हमने तय कर लिया है कि अब लड़कियां भी ज्वाइन कर सकती हैं, वो भी एक बहुत अच्छा ऑर्डर है, निर्णय है, क्योंकि वो ग्रास रूट से लड़कियों को डिफेंस फोर्सेस में लाने में मददगार होगा। बहुत ही बढ़िया लेख था, बहुत कुछ सीखने को मिला और काफ़ी पॉजिटिव खबर है। तो प्यारे दोस्तों, इसकी समरी कमेंट थ्रेड में ज़रूर लिखिए। और ये बड़ी ही हार्टनिंग तस्वीर है। भारत की महिला शक्ति आप जानते हैं वेस्टेड है, क्योंकि आज भारत में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट महिलाओं का 20% से कम हो गया है, जो कि बहुत सारे अरबी देशों से भी कम है। और हमारा बांग्लादेश जो पड़ोसी है वो हमसे बहुत आगे है इस मामले में विमेंस लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में। तो हर ऐसा निर्णय जो इस लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की स्थिति को सुधारे वो स्वागत योग्य होना चाहिए। अल्टीमेटली देश का, इकोनॉमी का, जीडीपी का, सबका भला होगा, क्योंकि विमेन एम्पावरमेंट होगा तो सब एक साथ आगे बढ़ेंगे। समझ में आ गया भैया? आगे चल सकता हूं। आज का हमारा तीसरा लेख आपके सामने है, इंडियाज वेस्ट एशियन स्ट्रेटेजिक गेम। भारत पश्चिम एशिया में एक रणनीतिक खेल खेल रहा है, उसका एक पूरा का पूरा एनालिसिस ये आपको प्रीलिम्स, जीएस 2, 3 और ऐसे में काम आएगा। प्यारे दोस्तों, हिंदू के एडिटोरियल्स का एक बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि सिलेबस के बहुत सारे टॉपिक पैरेलल में कवर होते जाते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा, अब हमने लगभग 200 एडिटोरियल्स आपके साथ एनालाइज कर दिए हैं। आप पूरी सीरीज अच्छे से देख लो, आज 48वें सेशन पर हैं, तो 200 टॉपिक कवर हो चुके हैं। कुछ कुछ उसमें से डबल कवर हो जाते हैं, तो ऐसे सीरीज चलती रहेगी। आपके जीएस के सैकड़ों टॉपिक तो यहीं कवर हो जाएंगे। तो बस ढंग से करो और अलग अलग एग्जाम्स में, यूपीएससी हो या स्टेट पीएससी, ये सारा कंटेंट ऐसे कैसे काम आएगा। इब्राहिम अकॉर्ड्स, डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल और अरब देशों के बीच में इब्राहिम अकॉर्ड्स करवाए, और ये जो साइन हुआ इजराइल और कुछ अरब देशों के बीच 2020 में, वो अप्रत्यक्ष रूप से भारत के लिए पश्चिम एशिया के अपने हितों को आगे बढ़ाने का एक जरिया बन गया। होता क्या था दोस्तों कि पिछले कई दशकों में भारत इजराइल के साथ मित्रता तो करता था, लेकिन उसको अपने दूसरे अरब देशों के साथ भी मित्रता बनाए रखना जरूरी थी। अब ये आपस में दुश्मन थे, तो भारत को बहुत केयरफुल टिप टॉइंग करके चलना पड़ता था। अब इब्राहिम अकॉर्ड्स हो जाने के बाद वो एक रणनीतिक कमजोरी हमारी अपने आप ही दूर हो गई। समझ गए? फिर ऑथर जो है बहुत सारे उदाहरण दे रहे हैं कि भारत की डिफेंस फोर्सेस का वेस्ट एशिया में बढ़ता हुआ फुटप्रिंट जो है वो काफ़ी अच्छा है। आइए देखते हैं। इंडियन एयरफोर्स की एक टुकड़ी हाल ही में इजराइल जाएगी, एक मल्टीलैटरल एक्सरसाइज की। भारत के एयर चीफ मार्शल आर.के. भदौरिया अभी अभी इजराइल होकर आए हैं। जहां तक एसीएम भदौरिया का सवाल है, आपको याद होगा हाल ही में उनके बीच में और सीडीएस बिपिन रावत के बीच में काफ़ी गर्मा गर्म बहस हुई थी, जब हमारे सीडीएस बहुत ही डायनामिक ऑफिसर हैं, जनरल विपिन रावत बहुत ही डायनामिक है, पूछिए ही मत। विपिन रावत साहब ने ये कह दिया था कि इंडियन एयरफोर्स एक सपोर्टिंग फोर्स है। उस पर एसीएम भदौरिया जी ने एकदम से आपत्ति लेते हुए बोला था कि ये कोई सपोर्टिंग फोर्स नहीं है, ये अपने आप में एक स्टैंड अलोन मजबूत फोर्स है। वो एक कंटिन्यूइंग डिबेट है थिएटराइजेशन वाले कंटेक्स्ट में। तो कुछ अपडेट यहाँ पर ऑथर हमें देते हैं कि पश्चिम एशिया में भारत की डिफेंस फोर्सेस का बढ़ता हुआ फुटप्रिंट। भारत ने जायद तलवार नेवल एक्सरसाइज यूएई के साथ की है। आर्मी चीफ एम नरवणे हाल ही में यूएई और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया गए, ये पहली बार हुआ भारत के इतिहास में।
भूतपूर्व नेवी के कमांडर हमारे जो चीफ थे एडमिरल सुनील लांबा 2017 में यूएई और ओमान होकर आए थे, और ओमान का जो दुक्म बंदरगाह है वहां भारत के पास ड्राई डॉक यूज परमिशन है नेवी के लिए। तो ये सब धीरे 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 भारत का एक मिलिट्री फुटप्रिंट बन रहा है। इसके अलावा इस पूरे क्षेत्र में सोमालिया के समुद्री डाकुओं से लड़ने के लिए तो भारतीय नौसेना कई सालों से पेट्रोलिंग करी रही है, जिस तरह पीएलए की नेवी भी पेट्रोलिंग करती है, वो एक अलग मुद्दा है। इब्राहिम अकॉर्ड्स इजराइल और अरब देशों को पास में ले आए, जिससे भारत के लिए बैलेंस बनाने की बहुत ज्यादा कोशिश अब जरूरत ही नहीं रही। इजराइल का पहला डिप्लोमेटिक मिशन जो है अबू धाबी में स्थापित होने वाला है, बिजनेस लिंक स्थापित होने वाली हैं, इस वजह से भारत ने स्वागत किया है। भारत ने पश्चिम एशिया में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए पिछले दशकों में बहुत मेहनत की है, और पिछले 8 सालों में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की पश्चिम एशिया की कूटनीति विशेष तौर पर काफी सफल रही है, जो पाकिस्तान के लिए कूटनीतिक झटका रहा है। ये पॉइंट मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है। भारत के मन में इन क्षेत्रों के जितने भी जल मार्ग हैं, वाटरवेज, उनकी रक्षा करना सबसे बड़ा लक्ष्य है। पर्शियन गल्फ, अरेबियन सी, एक्सटेंडेड इंडियन ओशन रीजन, और अब तो इंडो पैसिफिक पे जो बाइडन का जो पूरा प्रेशर आ रहा है, उसके चलते इसमें और नए नए डायमेंशन ऐड होने वाले हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि एक तरफ है ईरान और दूसरी तरफ है इजराइल और अमेरिका। वो आपस में फारस की खाड़ी क्षेत्र में बुरी तरह से भिड़े हुए हैं। आपने सुना होगा दोस्तों, पिछले 6 महीने में बहुत सारे जहाज़ों पर हमले हुए, कभी ड्रोन से हमले हुए, और इस सब में आरोप ईरान पे लगा, और ईरान ने बड़ा साफ बोल दिया कि देखो भाई, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, तुम मुझे मत फंसाओ। तो इनके बीच में तनातनी बहुत ज़्यादा है, और भारतीय नौसेना जो है उसने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन संकल्प। क्या इसका लक्ष्य था ऑपरेशन संकल्प का? टू प्रोवाइड अ सेफ कवर टू इंडियन मर्चेंट वेज पासिंग थ्रू दिस रीजन, और वो काफ़ी सफल रहा। दिन में 12 से 16 मर्चेंट वेसल्स प्रतिदिन निकलती हैं, नेवी उसको सुरक्षा देती है भारत की। इब्राहिम अकॉर्ड्स ने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को काफ़ी मदद की, नॉट बिकम टारगेट इन द फ्रिक्शन बिटवीन इजराइल एंड ईरान। इजराइल और ईरान के झगड़े में बीच में यूएई नहीं पिसे, उसके लिए इब्राहिम अकॉर्ड ने काफ़ी मदद की, क्योंकि यूएई के अंदर अबू धाबी और दुबई जैसे बहुत बड़े ट्रेड सेंटर्स हैं, तो उसका बहुत नुकसान हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी अरब देश इससे बहुत खुश हैं। किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया इन सब से थोड़ा दूर रहा है, और वो ये बार बार बोल रहा है कि जब तक इजराइल और फिलिस्तीन का मुद्दा पूरी तरह से नहीं सुलझेगा, तब तक हम इतना आगे नहीं बढ़ सकते। मतलब वो मैटर तो अपनी जगह है। भारत का वार्षिक जो तेल की रिक्वायरमेंट है 80% मिडिल ईस्ट से आता है आज भी। हालांकि हमने हाल फिलहाल में अमेरिका से भी बहुत ऑयल खरीदना शुरू किया है ईरान पे लगे प्रतिबंधों के बाद, और इसीलिए भारत ने यहाँ के सभी देशों से रिश्ते बहुत अच्छे रखे हैं। इराक सद्दाम हुसैन के समय से हमने रिश्ते बराबर बना के रखे हैं। अब अफगानिस्तान में एक बिल्कुल तालिबान का नया संकट आ गया है, तो ऐसे में ईरान से अगर रिश्ता अच्छा रहेगा तो भारत को अफगानिस्तान के कंटेक्स्ट में भी बहुत मदद होगी। ऑलरेडी अफगानिस्तान से अपने लोगों को निकाल के लाने के लिए भारत ने ईरान की एयरस्पेस का यूज़ किया है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन इस पूरी बायलैटरल रिलेशनशिप में संकट भी बहुत है। उन सब के बावजूद भारत चाबहार बंदरगाह का आइडिया अभी भी बहुत पुश कर रहा है, और जो प्रस्तावित चाबहार जाहेदान रेल लाइन है उसको भी पुश कर रहा है। अब अफगानिस्तान की नई परिस्थिति आने के बाद इन प्रोजेक्ट्स का क्या होगा, अब ये तो एनीबडीज गेस। तो क्या आपको लगता है ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुली आगे एग्जीक्यूट होंगे? हम बात कर रहे हैं चाबहार पोर्ट और आगे की रेल लाइंस की। कमेंट थ्रेड में आपकी राय ज़रूर दीजिए। जैसे जैसे भारत यूनाइटेड नेशन में अपना कद बढ़ा रहा है और हिंद प्रशांत में भारत की आवश्यकता दूसरे देशों के लिए बढ़ रही है, भारत को पश्चिम एशिया में अपनी भूमिका बढ़ानी पड़ेगी, बिना किसी कंफ्यूजन के, बिना किसी बैलेंसिंग की नीड के। तभी भारत के और वेस्टर्न एशिया के हित पूरी तरह से मीट आउट हो पाएंगे। समझ में आ गया भैया? हिंदी की भी पूरी एनालिसिस दी है, यूज़ कर रहे हो कि नहीं? समरी आपके सामने है, एक बार जोर से उसको पढ़ दो। और ये रहा वेस्ट एशिया का पॉलिटिकल मैप, अच्छे से देख लीजिएगा। ज्योग्राफी में, यूपीएससी में और स्टेट सर्विसेज में इस पे सवाल बनते ही बनते हैं। तो इस समरी को एक बार जोर से पढ़ें, और आपने जो अभी पढ़ा वो समरी आप कमेंट थ्रेड में लिखिए। बहुत ज़रूरी है कि आपकी तरफ से पार्टिसिपेशन अच्छा बना रहे।
दोस्तों, आज का चौथा और अंतिम हमारा जो एडिटोरियल एनालिसिस है, प्रीलिम्स GS2 ऐसे में काम आएगा, GS4 में भी काम आएगा। क्या भारत में जातिगत जनगणना होनी चाहिए? समझ में आ गया? इंडियाज कास्ट सेंसस एंड रिपरकशंस। तो इसके ऊपर दो एक्सपर्ट्स हैं, एक्सपर्ट 1 और एक्सपर्ट 2। ये दोनों एक्सपर्ट्स के व्यूज को मैंने आपके लिए अलग अलग समराइज कर दिया है। काफी लंबा चौड़ा इंटरव्यू है दोनों का, तो मैंने उसको सरल भाषा में आपके लिए समराइज कर दिया है, ठीक है, ताकि आपको इसका पूरा जिस्ट, इसका जूस मिल जाए। शुरू करें। तो जो पहले एक्सपर्ट हैं, आइए उनसे शुरू करते हैं। पहले एक्सपर्ट महोदय ने इस इंटरव्यू में बोला कि भाई आज भारत में आरक्षण के ऊपर 1992 इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 50% की अपर लिमिट लगा रखी है। इस लिमिट के ऊपर कभी भी ज्यादा डिस्कशन होता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे आइडियोलॉजिकल ट्रैपिंग्स में यह फंसा हुआ है। वो लिमिट तोड़ी भी जा सकती है अगर सही तर्क दे दिए जाए तो। एब्सेंस ऑफ रिजर्वेशन डजंट मेक द प्लेइंग फील्ड लेवल। अगर आप आरक्षण हटा देंगे और आप फिर ये कहेंगे कि आरक्षण हटाने से जो ये पूरा कंपटीशन का मैदान है बिगड़ जाएगा या सुधर जाएगा, तो दोनों ही केसेस में जो सही तर्क होगा वो ये कि रिजर्वेशन हटाने से कंपटीशन ठीक हो जाएगा। ये कहने वाले लोग गलत कह रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। रिजर्वेशन दरअसल कंपटीशन को काफी हद तक बढ़ाने का काम करते हैं। हर कैटेगरी के अंदर तो कंपटीशन ही होती ना। भारत में जातिगत जनगणना नहीं होती है। हमारे यहां आप जो नॉर्मल जनरल सेंसस होता है उसमें माइनॉरिटीज की पूरी काउंटिंग हो जाती है, SCs और STs की पूरी काउंटिंग हो जाती है। ये डेटा एग्जैक्टली अवेलेबल है। इसके अलावा किसी भी जाति का कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, जबकि OBC को इतना रिजर्वेशन हम दे रहे हैं, लाखों करोड़ों वर्थ का एक पूरा स्कीम अलग अलग चल रही है। तो डेटा क्यों नहीं है, इसका कोई जवाब ही नहीं किसी के पास। वही तो हम स्टडी करने के लिए बैठे हैं। कास्ट सेंसस अगर कर लिया गया तो होगा क्या? भारत में जितनी भी जातियां हैं सभी जातियों की एग्जैक्ट जनगणना हो जाएगी, किस जाति में कितने सदस्य हैं। और क्योंकि भारत में कास्ट ही डिसएडवांटेजेस का और प्रिविलेज का भी स्रोत है, इसलिए यह काउंटिंग होनी चाहिए। क्योंकि जाति से आप पिछड़ भी जाते हो और जाति से आप बहुत आगे भी लाइफ में निकल जाते हो, भले ही मेरिट हो ना हो, यह कहना है ऑथर का। इसलिए एक बार काउंटिंग तो कर लो। कास्ट ने कुछ प्रिविलेज्ड कम्युनिटीज के लिए बहुत ज्यादा एडवांटेजेस ऐतिहासिक रूप से पैदा किए हैं, जिनको एक बार गिनती करके कागज पे तो लेकर आओ। आपको समझ में आ गया? लेकिन जो प्रिवेलिंग पॉलिटिकल थिंकिंग बनाई गई है वो ये कि कास्ट नीड्स टू बी काउंटेड ओनली फॉर द डिसएडवांटेज्ड। केवल जो पिछड़ा है उसकी कास्ट की काउंटिंग होनी चाहिए। ऑथर कहते हैं पिछड़ों के साथ जो अगड़े भी हैं फॉरवर्ड कास्ट, उनकी भी तो काउंटिंग होगी ना। तब पता चलेगा कि कितना प्रतिशत आबादी का हिस्सा फॉरवर्ड है और उनका कितना प्रभुत्व है भारत के जीवन में। वो कंपैरिजन तो तभी होगा। यही कह रहा है ना ऑथर। इंडियन स्टेट हमेशा प्रिविलेज कास्ट के फेवर में काम करता आया है, हालांकि वो सब बिना रिजर्वेशन के हुआ है। भारत में अभी तक 2 बार जातियों की जनगणना करने की कोशिशें हुई और दोनों ही मामले में जो नतीजे आए सरकारों ने उनको दबा दिया। केंद्र सरकार ने बहुत दबाव में आने के बाद सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 किया, जो बहुत लिमिटेड था स्कोप में, और उससे निकला डेटा भी कभी पब्लिक नहीं हुआ। कर्नाटक सरकार ने 2015 में किया और उसके नतीजों से वो इतना घबरा गई कि उस सेंसस को भी दबा दिया गया। किसी ने सही कहा है कि जिसके पास ताकत है वही इंफॉर्मेशन कंट्रोल करता है। हमें तो बताया गया था कि इंफॉर्मेशन इज पावर, बट हियर पावर इज इंफॉर्मेशन। क्या खूबसूरत बात है। जातियों की जनगणना शॉर्ट टर्म में हमेशा खराब नतीजे देगी, क्योंकि कास्ट पहचान, आइडेंटिटी और हार्ड हो जाएगी। लेकिन काउंट नहीं करना उससे भी बड़ी बीमारी है। जो भी पार्टी शासन में होती है वो कभी भी कास्ट सेंसस नहीं करवाना चाहती, क्योंकि मौजूदा पॉलिटिकल इक्वेशन सारी गड़बड़ हो जाएंगी। तो इसलिए भारत की कोई भी सरकार एक प्रॉपर जातिगत जनगणना करवाएगी, ये सोचना तो लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज है। पॉलिटी जब तक आमूलचूल बदलेगी नहीं तब तक कोई पार्टी ये करवाएगी नहीं। केवल अपोजिशन पार्टियां चिल्लाती रहेंगी। यूपीए के समय भी यही हुआ, एनडीए के समय भी वही हो रहा, देख लो ना। जो
पावर में एकदम प्रिविलेज पोजीशंस में बैठे हैं वो इसको होने ही नहीं देंगे। और ये सभी पार्टियों पर लागू होता है, क्योंकि उनको ये डर लगता है कि एक बार भारत में प्रिविलेज लोगों का प्रिविलेज का साइज क्लियर हो गया तो उनके नंबर के आकार में प्रिविलेज बहुत ज्यादा है, तो जो लोग अनप्रिविलेज्ड हैं वो बोलेंगे कि इसको बांटो, तो वो बांटना नहीं चाहते हैं। कास्ट सेंसस को जनरल सेंसस के साथ करना होगा, अलग नहीं, नहीं तो बहुत सारा मैनिपुलेशन हो सकता है। फिर उन्होंने हिंदुत्ववादी राजनीति के साथ जोड़ के बताया कि हिंदुत्ववादी राजनीति मूल तौर पर अगड़ी जातियों की राजनीति है, लेकिन अगड़ी जातियां उतनी है नहीं, तो इसलिए उनको मिडिल कास्ट और लोअर कास्ट को साथ में हिंदुत्व की छतरी में लाना जरूरी था, जो उन्होंने किया। कास्ट सेंसस जब आएगा तो ये सच्चाइयां सामने आ जाएंगी और बहुत सारा एलिट बहुत अपसेट हो जाएगा, और ओबीसी भी अपने साथ दलितों के बीच की घटती हुई स्पेस को देख के बहुत चिंतित रहते हैं। तो ये चीजें सामने आएंगी। ये काफी सेंसिटिव मुद्दे हैं, मैंने सोचा ये एक बार आपके साथ डिस्कस होने चाहिए। दूसरा व्यू है कि ये जो 50% कैप सुप्रीम कोर्ट ने लगाया ये अच्छा कैप है, क्योंकि रिजर्वेशन पॉलिसी इंडिया में जो है वो एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिया जो इक्वालिटी की बात करता है उसमें काफी बड़ा एलिमेंट है, जो सतह पे तो ऐसा लगता है कि भाई 50% रिजर्वेशन है ना इक्वालिटी के खिलाफ जा रहा है, इसलिए ये कैप कभी कभी जस्टिफाइड दिखती है। लेकिन हुआ यह है कि भारत में जिस ढंग से आरक्षण दिया गया है उससे अलग अलग कास्ट और कम्युनिटीज में एक अभिजात्य वर्ग एलीट का निर्माण हो गया है, और वो लोग अपनी जाति के भीतर इक्वालिटी लाने से कतराते हैं। सो फाइनली द थ्रस्ट ऑट टू बी ऑन डेमोक्रेसी एंड नॉट कास्ट परपेचुएशन। अंततः आप कास्ट सेंसस करो ना करो, सोच ये होनी चाहिए कि जातियों को आगे बढ़ा के नहीं ले जाना है, अगले 100 साल डेमोक्रेसी को लेके जाना है। बिल्कुल सही बात है, जातियों को खत्म कर दो, रिजर्वेशन एक दिन खत्म हो जाएगा। अ कास्ट सेंसस इज एन एब्सोल्यूट मस्ट, केवल रिजर्वेशन पॉलिसी के लिए नहीं बल्कि ये जानने के लिए कि समाज पे हाशिए पे एग्जैक्टली कितने करोड़ लोग पड़े हुए हैं, उनके ऑक्यूपेशंस क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं, तभी तो सही नीति बनेगी। भारत के कोर्टों ने पिछले 75 सालों में न्यायालयों ने बार बार कॉन्क्रीट कास्ट डेटा मांगा है, लेकिन सरकारें हमेशा उससे दूर भागती रही हैं। बहुत सारे मिथक टूट जाएंगे जब कास्ट की काउंटिंग होगी। जैसे एक बहुत बड़ा मिथक है कि कर्नाटक में लिंगायत इतने पावरफुल हैं तो वो बहुत अधिक हैं संख्या में, इसलिए उनको खुश करके चलो, लेकिन ऐसा नहीं है, उनकी संख्या कम है। इसलिए कास्ट सेंसस बहुत जरूरी, क्योंकि बहुत से राज्यों में बहुत सी जातियों का जो परसेप्शन बना हुआ है कि ये बहुत न्यूमरस हैं, दरअसल वो न्यूमरस हैं ही नहीं। अब ये पता कैसे चलेगा? कास्ट सेंसस से। एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट वांट्स टू पैंडर टू द बैकवर्ड क्लासेस टू होल्ड ऑन टू पावर, तो हो सकता है कि जनरल और कास्ट सेंसस को वो अलग अलग करे, लेकिन वो गलत होगा। समझ में आ गया दोस्तों? तो मांग तो हो रही है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वर्तमान सरकार ये करवाएगी, क्योंकि उससे भारत की राजनीति बहुत फंडामेंटल लेवल पे बदल जाएगी। तो ये रहा आज का हमारा समरी। आपको क्या लगता है? आपकी राय जो है बिंदास लिखिए, जब तक आपकी भाषा शालीन है कोई दिक्कत नहीं, आप लिख सकते हैं। हो सकता है आप इस पूरे आइडिया को ही खारिज करते हो, बिंदास लिखो, कोई टेंशन नहीं है। प्यारे दोस्तों, बिहार की टीम प्रधानमंत्री से मिल रही है और उनसे निवेदन कर रही है कि जल्दी से जल्दी आप कास्ट सेंसस को जनरल सेंसस के साथ इंक्लूड कीजिए। आसाम ने दुनिया के सबसे बड़े डिटेंशन कैंप जो कि आसाम में स्थित है उसका नाम बदल दिया है, क्योंकि उससे नाम खराब हो रहा था डिटेंशन कैंप, और उसको अब नाम बदल के कर दिया है ट्रांजिट कैंप। जम्मू कश्मीर में राजनेताओं के ऊपर हिंसा बदस्तूर जारी है, कुछ और लोगों की हत्याएं हुई हैं। भूतपूर्व डिप्लोमेट्स भारत के ये बोल रहे हैं कि भारत को काबुल पूरी तरह अबैंडन करके नहीं आना चाहिए, वहां एक छोटी टीम परमानेंटली मेंटेन करना बहुत आवश्यक है अगर आप लॉन्ग रन में वहां पर काम करना चाहते हैं। तो तालिबान के खिलाफ अलग अलग शहरों में लोग अफगानिस्तान का रिपब्लिक का झंडा लहरा रहे हैं और तालिबानी उन पर गोलियां बरसा रहे हैं। पैरेलल में चाइना ने तिब्बत को फाइनली उसका कंप्लीट सिनिसाइजेशन करने का निर्णय कर लिया है। तिब्बत की संस्कृति और भाषा अब समाप्त हो जाएगी। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो लिपि यूज हुई है वो आज तक कभी डिक्रिप्ट नहीं हो पाई, किसी को पता ही नहीं है कि उसके मतलब क्या है, लेकिन कुछ कुछ मीनिंग्स पता हैं। और उसमें सबसे ज्यादा काम जिस किसी ने किया है तो वो इरावथम महादेवन ने किया है, तो उससे संबंधित एक पूरा वेब ऐप हाल में लॉन्च हुआ है कि नहीं? मजेदार बात।
हाईकोर्ट के एक जज साहब ने यह कहा है कि सुप्रीम कोर्ट केवल दिल्ली में बैठता है, इससे आम जनता को न्याय मिलने में बहुत दिक्कत होती है। भारत में सुप्रीम कोर्ट की और बेंचेस खुलनी चाहिए। बहुत अच्छा सजेशन है और खुद सुप्रीम कोर्ट भी पहले बोल चुका है एक बार ये। इसी के साथ आज का एनालिसिस समाप्त करते हैं दोस्तों। सेशन अच्छा लगा आपको तो कृपया इसको और पॉपुलर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, लाइक और शेयर करें और चैनल के साथ जुड़े। आपका साथ बना रहेगा, काम करने में मजा आता रहेगा। कल मिलेंगे आपके साथ सेशन 49 के साथ। अब इसका पीडीएफ कहां से मिलेगा? नीचे आपको कमेंट थ्रेड में एक लिंक मिलेगी, वो आपको हमारी साइट पे ले जाएगी civils.pt-education। वहाँ उसमें डाउनलोड का पूरा है, डाउनलोड कर लो उस पे से। जब उस साइट पर जाओगे तो आपको और सैकड़ों करंट अफेयर से जुड़े हुए कंटेंट मिलेंगे, स्टडी मटेरियल मिलेंगे। सिविल सर्विसेज के लिए जाइए, एक बार अच्छे से साइट को देखिए, आपको मजा आ जाएगा। तो फिर आप घंटों उस साइट पे बिताएंगे civils.pt-education.com। मेरी तरफ से इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।